वहाँ पे आ चुके हैं। उन सभी स्टूडेंट्स ने अपनी फाइटिंग की कॉस्ट्यूम पहन ली है। उनमें से एक मिंग से कहता है, मिंग, आज जब वो बैटल हुई थी उस बैटल के अंदर भी तुम्हारे कोर्स के स्टूडेंट्स ने वेपन्स को यूज किया था। तुम चाहो तो वेपन्स को यूज कर सकते हो। एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम सच में इस फाइट को केवल अपने हाथों से लड़ना चाहते हो? मिंग कहता है, हाँ, मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। जो भी इस फाइट के लिए रिक्वायर्ड है वो सबके सब मैंने ले लिया है। मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बताओ, सबसे पहले मुझसे फाइट करने के लिए कौन आएगा? मिंग की बात सुनकर एक लड़की आगे बढ़ती है जिसके पास में एक गेंडे जैसा मॉन्स्टर होता है। तभी टेमर कोर्स का एक स्टूडेंट उस लड़की के पास में आता है और उसे कहता है, बिल्कुल भी इस लड़की को कम मत समझना, जल्दी जल्दी इस फाइट को खत्म कर देना। वो लड़की ठीक है बोलकर आगे बढ़ जाती है और फिर मिंग से कहती है, मिंग, ये स्पेयर हेलबर्ड है। इस मॉन्स्टर की बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। अगर तुम कोई वेपन यूज नहीं करोगे तो तुम बिल्कुल भी इसे किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचा सकते हो। मिंग कहता है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे बढ़ो। जिसको वो लड़की अपने गले में बंधे हुए लॉकेट के ऊपर अपना हाथ लगाती है और फिर अपने मॉन्स्टर से कहती है, स्पेयर हेलबर्ड, आगे बढ़ो, अटैक करो उस पे। उस लड़की के इतना कहते ही वो गेंडा पूरी तेज रफ्तार से मिंग की तरफ भागने लगता है। मिंग स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। जैसे ही वो गेंडा मिंग के काफी ज्यादा पास पहुंचता है, मिंग स्नेक टाइप को उछलकर उस स्नेक को डॉच कर लेता है। इस टाइम तक टेमर कोर्स के सभी स्टूडेंट्स को पूरा विश्वास होता है कि वो ही इस फाइट के साथ जीतेंगे। वो जोर से चिल्ला रहे होते हैं, टेमर कोर्स बहुत शानदार है, इससे कोई भी नहीं जीत सकता है। फिर मिंग इधर से उधर उस पूरे ग्राउंड के अंदर भाग रहा होता है। ये लड़का लगातार मिंग को देख रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि मिंग की अगली चाल क्या है। इसी समय वो गेंडा वापस से मिंग पे अटैक करने के लिए आता है। मिंग आराम से अपनी जगह बैठ जाता है और अपने पैरों के अंदर सारे पावर को इकट्ठा करने लगता है। फिर जैसे वो गेंडा मिंग के पास पहुंचता है, मिंग तुरंत खड़ा होता है और साइड में होकर उस अटैक को डॉच कर लेता है। ये वाला अटैक मिंग ने बड़ी आसानी से डॉच कर लिया होता है। वो मॉन्स्टर भागते हुए मिंग के पास से गुजर जाता है। फिर मिंग कहने लगता है, इन हेलबर्ड की यही कमी होती है, ये जल्दी से अपनी दिशा बदल नहीं सकते हैं। इसके बाद मिंग अपना हाथ उठाता है और अपना पहला अटैक यूज करता है। मिंग के हाथ में से एक बहुत तेज फ्लेम थ्रो निकलती है जो सीधे जाकर उस हेलबर्ड की पड़ती है। इससे उस हेलबर्ड को कुछ होता नहीं है। उस हेलबर्ड की ट्रेनिंग कहने लगती है, इससे मेरे मॉन्स्टर के कुछ भी नहीं होगा, मेरा मॉन्स्टर बड़ी आसानी से इस आग को बुझा सकता है। इसके बाद में वो लड़की अपने हेलबर्ड को कुछ ऑर्डर देने लगती है। तभी एकदम से वो कुछ देख के बहुत चुप जाती है। हम देखते हैं उस गेंडे की नाक के अंदर कुछ जा रहा है। जैसे वो चीज उसके अंदर पहुंचती है, उस गेंडे को कुछ हो जाता है। उस गेंडे की ट्रेनर सोचने लगती है, ये अचानक से क्या हुआ, इसकी बॉडी के अंदर कुछ चला गया है। तभी एकदम से वो गेंडा जमीन पे गिर जाता है और बेहोश जाता है। उसके साथ ही उस गेंडे के ट्रेनर की भी बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो अपने आप ही जमीन पे गिर जाती है। उसकी बॉडी में भी दर्द होने लगता है। इसके बाद मिंग सही मौका देखकर उस लड़की के पास में आता है और उसे गले के ऊपर अपना चक्कर रख देता है और फिर से कहता है, देखा, मेरे पास में भी एक वेपन है और मैंने तुम्हें हरा दिया है। उस लड़की की हालत इस टाइम पर बहुत ज्यादा खराब होती है। वो कुछ भी जवाब में नहीं कहती। इसी समय टेमर कोर्स का ये स्टूडेंट वापस से उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना काबू बनाने लगता है। वो सोचने लगता है, मुझे जल्दी से इस मॉन्स्टर को अपने काबू में लेना होगा, वरना ही आवारा हो जाएगा। उस पोजीशन में ये हो सकता है कहीं पे भी किसी भी अटैक कर दे। ये कहते हुए स्टूडेंट अपने सर में बंधे हुए उस ब्रेसलेट वगैरह को यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर वापस से काबू करने लगता है। इसके बाद में उस लड़की को उठा के वहां से लेके जाने के लिए कुछ स्टूडेंट्स वहां पे आते हैं और उस लड़की को उठा के लेके जाने लगते हैं। वो लड़की मिंग से पूछने लगती है, तुमने ये कैसे किया? मिंग कहता है, मैं मार्शल कोर्स के नए अटैक मोड लिमिट टैब को कल्टीवेट कर रहा हूँ। जो कल्टीवेटर्स लिमिट टैब को कल्टीवेट करते हैं उनकी सेंसेस काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। जब इस मॉन्स्टर के साथ फाइट शुरू हुई तभी मुझे समझ में आ गया था इस मॉन्स्टर की बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए इसे बाहर से नहीं हरा सकते। इसको हराने के लिए इसके अंदर से अटैक करना होगा। मिंग की ये बात उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है। वो मिंग से कहते हैं, थोड़ा ठीक तरह समझाओ। ये सुनकर मिंग एक पैकेट उन सभी को दिखाता है और उनसे कहता है, इस पैकेट के अंदर तुम ये लिक्विड देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं है, ये डेवर हार्ट सर्कुलर बॉम्ब है। जब मैंने उस बीस्ट के ऊपर अटैक किया था तब तुम सबने देखा नहीं, उस फ्लेम थ्रोर के अंदर ये लिक्विड भी था। जैसे ही लिक्विड उस मॉन्स्टर के अंदर गया तो अंदर पहुंचते ही उस मॉन्स्टर के हार्ट के ऊपर एक बहुत तेज अटैक हुआ और तुरंत वो मॉन्स्टर घायल हो गया। जब वो मॉन्स्टर घायल हुआ तब उस मॉन्स्टर की ट्रेनर लगातार अपने मॉन्स्टर को देख रही थी। वो चाहती तो थोड़ा कोशिश करके खुद को काबू में ला सकती थी, लेकिन इससे पहले कि वो करती, मैंने उस पर अपने चाकू से अटैक करके उसे अपने काबू में ले लिया और इस तरह से इस फाइट के अंदर मेरी जीत हुई। इसके बाद में ये स्टूडेंट जो इन सभी स्टूडेंट्स को लीड कर रहा है ये सोचने लगता है, ये लड़का काफी ज्यादा अलग है। उस कंपटीशन के अंदर जो फाइट हुई थी ये फाइट बिल्कुल भी उस जैसी नहीं है। इसके बाद में ये स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से कहने लगता है, अगला कौन है जो इससे फाइट करेगा? ये सुनकर एक मॉन्स्टर सामने आता है जिसके बड़े बड़े कान होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं। ये मॉन्स्टर दिखने में एक बहुत बड़ी बिल्ली के जैसा होता है। इस मॉन्स्टर को एक लड़की ट्रेन कर रही है। ये लड़की मिंग से कहती है, मेरा नाम होंग टियान है, मिंग चाओ, अगली फाइट तुमसे मैं करूंगी। मिंग उस मॉन्स्टर को दिखने लगता है और फिर कहता है, ये तो एक टेरर कैट है। इनके कान, दांत और नाखून काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इंसानों को शिकार करने में ये सबसे ज्यादा आगे रहती है, इसलिए इन्हें ह्यूमन रीपर नाम भी दिया गया है।
ये कहने के बाद में मिंग सोचने लगता है, ये टेरर कैट भले ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इनके अंदर एक कमी है, इनके कान बहुत ज्यादा तेज होते हैं। कुछ सिचुएशन में जिससे इनको बहुत फायदा होता है, लेकिन अधिकतर सिचुएशन में इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये सोचते हुए मिंग चुपके से अपनी एक पॉकेट में से एक छोटा सा बजर बाहर निकालता है। ये बजर इतना ज्यादा छोटा होता है कि इस टाइम पर किसी ने भी इसे नहीं देखा है। तभी होंग टैंग मिंग से कहती है, मिंग तैयार हो जाओ, फाइट शुरू होने वाली है। होंग टैंग के इतना कहते ही वो बड़ी सी टेरर कैट जोर से कूदती है और मिंग के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर उस हेलबर्ट की ट्रेनर सोचने लगती है, ये लड़का मिंग किसी भी तरह से इस टेरर कैट के अटैक को डॉच नहीं कर सकता है, क्योंकि टेरर कैट बहुत ज्यादा तेज होती है। ये हवा के अंदर ही अपनी दिशा को बदल सकती है। अगर मिंग किधर भी भागेगा, ये टेरर कैट बड़े सनी से उसके ऊपर अटैक कर देगी। इसी समय हम देखते हैं वो टेरर कैट मिंग के काफी ज्यादा पास पहुंच चुकी है। ये देखकर होंग टियन सोचने लगती है, बस टेरर कैट उससे एकदम पास में है, अब मुझे देखना है ये किस तरफ कूद कर अटैक को डॉच करेगा। मैं उसी तरफ टेरर कैट को अटैक करने के लिए कहूंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी स्टूडेंट वो सब सोच रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मिंग उस अटैक को डॉच करने की कोशिश भी नहीं करता। टेरर कोट अपने नाखून से मिंग के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर होंग बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो सोचने लगती है, इसने अटैक को डॉच करने की कोशिश भी क्यों नहीं की। हेलबर्ट की ट्रेनर ये देखकर बहुत खुश हो रही होती है। वो सोचने लगती है, मुझे पता था मिंग इस अटैक को डॉच नहीं कर सकता है। मिंग को भी बात पता थी, इसलिए मिंग ने कोशिश भी नहीं की। अब मिंग के पास में जो एकलौता खतरनाक हथियार था, उसका रेस्ट वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब बस उस लड़के मिंग के ऊपर एक अटैक हो जाए, उसके बाद में ये फाइट खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं मिंग उस टेरर कैट के अटैक के कारण जिन पे गिरने लगता है। इसी समय वो टेरर कैट वापस से मिंग के ऊपर कूदने की कोशिश करती है। तभी एकदम से हम देखते हैं उस टेरर कैट के कान के अंदर मिंग का वो बजर है। जैसे ही वो बजर उस टेरर कैट के कान के अंदर एक्टिवेट होता है, वो टेरर कैट जिस पागल से जाती है उसकी जमीन पे गिर जाती है और इधर से उधर लुढ़कने लगती है। ये देखकर सारे स्टूडेंट बहुत चौंक जाते हैं। वो सभी कहने लगते हैं, ये अचानक से क्या हुआ, टेरर कैट इस तरह का बिहेव क्यों कर रही है। तभी मिंग हंसते हुए वापस से अपना चक्कू बाहर निकाल लेता है और होंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। सारे स्टूडेंट चिल्ला चिल्ला के होंग से कहने लगते हैं, होंग कुछ करो, जल्दी से अपने टेरर कैट को वापस अपने काबू में लाओ। अब क्योंकि इस टाइम पर उस टेरर कैट के कान के अंदर बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, होंग की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो ठीक तरह से खुद की बॉडी के ऊपर काबू नहीं कर पाती। तभी मिंग एकदम उसके पास पहुंच जाता है और उसकी गर्दन के ऊपर अपना चक्कू रख देता है और फिर से कहता है, इस फाइट के अंदर भी मैं जीत चुका हूँ। ये देखकर उन स्टूडेंट्स का लीडर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। होंग बेहोश जाती है और जमीन पे गिर जाती है। सारे स्टूडेंट्स होंग को संभालने के लिए भागते हैं। इसी टाइम पे लीडर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। वो खुद को वापस से काबू में लाता है और सीधे उस मोस्टर के पास में जाता है और सोचने लगता है, ये अचानक से क्या हुआ, इस मोस्टर की बॉडी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इस तरह का रिएक्ट करने लगी। तभी उस लीडर को उस मोस्टर के कान के अंदर वो बजर मिल जाता है। वो उस बजर को निकालता है और मिंग के पास में आता है और उससे पूछता है, तो यानी कि ये तुम्हारी चाल थी, तुमने इस टेरर कैट को खुद पे अटैक करने का मौका दिया ताकि तुम इस बजर को उसके कान में लगा सको, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने इसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। मिंग कहता है, ये रिस्क नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस था, मुझे पता था मैं इस अटैक को इतना डॉच कर सकता हूँ कि उस टेरर कैट के क्लो मेरी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहते हुए मिंग उस बॉडी आर्मर को खुद की बॉडी के ऊपर चढ़ा देता है। हम देखते हैं मिंग की बॉडी के ऊपर छोटे से कट पड़ गए हैं। उस टेरर कैट के क्लो थोड़े से मिंग की बॉडी के टच हुए हैं। मिंग आगे कहता है, इस तरह की फाइट में अक्सर इस तरह की ट्रिक्स को यूज करना पड़ता है। ये सुनकर टेमर कोर्स का एक स्टूडेंट चिल्ला के मिंग से कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुमने इस फाइट के अंदर बिल्कुल बेकार से ट्रिक को यूज किया है जो कि फेयर नहीं है, तुम्हारी जीत को जीत नहीं समझा जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है ये कंपटीशन ही बिल्कुल सही नहीं है। मिंग कहता है, ऐसा मत कहो, अभी भी तुम्हारे पास में 8 मौके हैं, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो मैं कंपटीशन को तुम्हारे लिए थोड़ा सा बदल सकता हूँ। अब तुम्हारे बचे हुए 8 मोस्टर वो सारे एक साथ मुझ पर अटैक करेंगे, मैं एक साथ में उन 8 के साथ में फाइट करूंगा। अब बताओ ये कैसा रहेगा। जिसमें एक स्टूडेंट कहता है 1 वर्सेस 8 ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। दूसरा स्टूडेंट कहता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, तुम्हें इसका पछतावा होगा। उन स्टूडेंट्स का लीडर कहता है, मिंग तुम्हारा प्लान क्या है, एक ही बार में 8 मोस्टर के साथ फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये हमारे लिए भी एक शर्मिंदगी भरा हो सकता है क्योंकि हमने 8 मोस्टर्स को मिलाकर एक बंदे पर अटैक किया और उसको हराया। मिंग कहता है, तुम इतना मत सोचो, मुझे इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि मैं आगे से तुम्हें ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए भी इसमें शर्मिंदगी वाला कुछ भी नहीं है, तुम बस फाइट करो। ये सुनकर उन स्टूडेंट्स का लीडर कहता है, तो फिर ठीक है, 8 मोस्टर्स जो बचे हुए हैं वो सभी सब आगे आ जाओ। लीडर की बात सुनने के बाद में 8 मोस्टर और उन 8 मोस्टर्स के ट्रेनर्स आगे आ जाते हैं और मिंग के सामने एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। उन स्टूडेंट्स का लीडर अपने साथियों से कहने लगता है, इस लड़के को अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, आज हम इसका घमंड तोड़ देंगे, इसको एक अच्छा सबक सिखाएंगे। ये कहने के बाद में वो सारे मोस्टर्स एक साथ मिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मिंग अपने फाइनल वेपन्स बाहर निकालता है जो कि 2 बंदूकें होती है। मिंग अपने दोनों बंदूक को बाहर निकालकर अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ करता है। इसके बाद में ऊपर की तरफ देखकर फायरिंग शुरू कर देता है।
ये देखकर उन स्टूडेंट्स का लीडर सारे स्टूडेंट्स को और सारे मॉन्स्टर्स को रुकने का ऑर्डर देता है और फिर मिंग से पूछता है, मिंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है। इसी समय एकदम से उस हॉल के अंदर जितनी भी लाइटें लगी होती है वो सारी एक साथ फूट जाती है। उस पूरे हॉल के अंदर अंधेरा छा जाता है। जब स्टूडेंट्स और मॉन्स्टर्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं, ये अचानक से क्या हुआ, इस लड़के ने जाके सारे बल्बों को फोड़ क्यों दिया। इसके बाद में मिंग का ओरिजिनल प्लान शुरू होता है। मिंग जोर से हवा में चलता है और उन मॉन्स्टर्स के सर के ऊपर और गले के ऊपर जो लॉकेट बंधा होता है उन लॉकेट्स के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है। वो लॉकेट्स उस अंधेरे में दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही उन मॉन्स्टर्स के ऊपर से वो लॉकेट फूटता है, वो मॉन्स्टर फूटते से बेकाबू हो जाते हैं। इसके बाद में वो सभी मॉन्स्टर्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये फाइट इतना खतरनाक होती है, सभी टेमर्स जो कि अपने मॉन्स्टर्स को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं वो जल्दी से अपने मॉन्स्टर्स दूर हट जाते हैं। इसके बाद में मिंग एक जगह बैठकर साइड में आराम से उस फाइट को देखने लगता है और फिर सोचने लगता है, अब बस मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये सारे मॉन्स्टर एक दूसरे को मार देंगे और मैं इस फाइट के अंदर जीत जाऊंगा। इसके बाद में कुछ सेकंड बाद ऐसा होता भी है, वो सारे मॉन्स्टर एक दूसरे को मार देते हैं। एक ढेर बन जाता है मॉन्स्टर्स की लाशों का। मिंग उस ढेर के ऊपर आके बैठ जाता है। उन स्टूडेंट्स का लीडर एक लॉकेट के पास में आता है और फिर कहने लगता है, तो ये था तुम्हारा प्लान, तुम इसलिए हम सबसे एक साथ फाइट करना चाहते थे। फाइट की शुरुआत में हमें लग रहा था हम आज तुम्हारे साथ में फाइट कर रहे हैं, तुम्हारे पास में एडवांटेज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारा वो एडवांटेज डिसएडवांटेज में बदल गया। ये कहने के बाद वो स्टूडेंट सोचने लगता है, ये लड़का केवल 18 साल का है, इसके बावजूद भी इसके अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज है। तभी बाकी स्टूडेंट्स भी अपने लीडर क्लास में आते हैं और उसे कहने लगते हैं, इससे अच्छा तो हम एक करके इससे फाइट कर लेते, तब शायद चांसेस होते कि हम इसे जीत पाते। अभी जो हमारी हार हुई ये तो बहुत ज्यादा बुरी थी, हम कुछ भी नहीं कर पाए। तभी मिंग उन सभी स्टूडेंट्स से कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर एक करके फाइट होती तो शायद तुम जीत सकते थे, क्योंकि हर फाइट के बाद में मैं थकता जाता। इसी वजह से मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि एक साथ फाइट करते हैं। ये सुनकर उन स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी एक स्टूडेंट मिंग से पूछने लगता है, मेरा एक क्वेश्चन है, इन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमने जो ये लॉकेट लगाए थे ये बहुत ज्यादा मजबूत थे, तुम्हारे पास में जो एक गन थी ये बिल्कुल नॉर्मल थी, इसकी बुलेट से तो इसको टूटना नहीं चाहिए था, तुमने इनसे कैसे तोड़ा। मिंग कहता है, तुम्हारी नॉलेज थोड़ी सी अधूरी है, इन लॉकेट से तोड़ा जा सकता है, तुम सही हो, एक बुलेट से नहीं टूटते, लेकिन एक ही जगह पर अगर 3 बुलेट्स कंटिन्यूसली फायर हो तो ये टूट सकते हैं। ये सुनने के बाद में वो स्टूडेंट्स और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, ये लॉकेट्स हमारे पास में थे, फिर भी हमें इनके बारे में नहीं पता था और इस लड़के को पता है, सच में ये बहुत ज्यादा कमाल का है। स्टूडेंट्स का लीडर कहता है, लेकिन ये पूरी तरह से नामुमकिन है, तुमने उन पेंटर्स के ऊपर अटैक करने से पहले जाके सारी लाइट्स को बंद कर दिया था, तो फिर तुम्हें कैसे दिखाई दिया कि किस टाइम पर किस जगह पर अटैक करना है। ऐसी सिचुएशन में 3 बुलेट्स बिल्कुल सही जगह पर लगना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। मिंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लगभग नामुमकिन जैसा है, मेरे अलावा अगर कोई और होता तो वो ये नहीं कर पाता, लेकिन मेरे पास में एक स्पेशल एबिलिटी है, मेरे पास में अच्छी अच्छी स्किल्स है जिनकी मदद से मैं ये कर पाता हूँ, और साथ ही मुझे उस नए अटैक मोड लिमिट टाइप की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिसकी मदद से मैंने ये सब किया है। ये सुनकर उन स्टूडेंट्स का लीडर कहता है, तुमने हमें इस लिमिट टाइप के बारे में काफी कुछ बताया है, इसे सुनकर ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा शानदार है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तभी होंग मिंग से कहती है, तुम इसके बारे में काफी कुछ जानते हो, प्लीज इसके बारे में और कुछ भी हमें बताओ, शायद हम भी सुन के थोड़ा सीख जाएं। मिंग कहता है, ऐसे सुन के या फिर मेरे बताने से तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, तुम तक सीख पाओगे जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या कोई इसे सीखना चाहता है। जैसे मिंगी कहता है वो सारे स्टूडेंट बहुत चुप जाते हैं, वो सभी सोचने लगते हैं ये लड़का हमारी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हमारे अपोनेंट कोर्स के अंदर है, इसके बावजूद इसका हमारा मदद करना काफी ज्यादा अलग सा लग रहा है। ये सोचने के बाद वो सभी स्टूडेंट मिंग से कहते हैं, क्या तुम इस स्किल को हमें सिखाओगे। मिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, और ये फाइट भी मैंने इसलिए की है ताकि मैं तुम सभी को बता दूं कि लिमिट टाइप कितना शानदार होता है। और मेरी इन बातों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने खुद ताकतवर प्रूफ कर रहा हूँ, और ना ही तुम सबके सामने मैं किसी भी तरह का फ्लेक्स मार रहा हूँ। जिस सुनकर स्टूडेंट्स कहते हैं, तो फिर तुम हमें ये स्किल सिखाना क्यों चाहते हो। मिंग कहता है, तुम्हें स्किल को सिखाने में मेरा कोई भी लालच नहीं है, मुझे तुमसे बिल्कुल भी रुपए नहीं चाहिए और ना ही किसी तरह का फ्रेम चाहिए, मैं केवल इस सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो चीज़ मुझे आती है वो मैं बाकी लोगों को सिखाकर उन्हें भी ताकतवर बना सकूँ। इसे तुम एक तरह से मेरी हॉबी कह सकते हो। मैं चाहता हूँ मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब अपनी पावर को मेरे साथ साथ इंक्रीज करें और वो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पावरफुल बने। अब तुम सभी को सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ। मेरे पास में काफ़ी सारी यूनिक स्किल्स है जो कि मैं तुम सबको सिखाना चाहता हूँ। मेरी इन स्किल्स को तुम तभी सीख पाओगे जब तुम सभी को मुझ पर भरोसा होगा। अगर तुम सबके सब मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम सबसे वादा करता हूँ मेरे को जो भी स्किल्स आती है वो सब के सब तुम सभी को सिखाऊंगा, और कोई भी गलत इरादा या फिर गलत स्किल तुम लोगों के लिए मेरे मन में नहीं आएगी।
मिंग की इन बातों को सुनकर वो सारे स्टूडेंट लगातार मिंग को देखते रहते हैं। इसी तरह से मिंग उनको और भी थोड़ा बहुत लेक्चर देता है और कुछ स्किल्स के बारे में और सिखाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम मिंग को देखते हैं। मिंग के पीछे टेमर कोर्स के काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो मिंग के पीछे चले रहे होते हैं और मिंग को बार बार थैंक यू कह रहे होते हैं। मिंग की इतनी तारीफ सुनकर टेमर कोर्स के बाकी स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं ये सब के सब इस लड़के मिंग की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं और ये सब के सब मिंग को सीनियर मिंग क्यों कह रहे हैं। मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये लड़का अचानक से इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गया। तभी वहाँ पर ये लड़की या फिर शायद एक टीचर है ये आती है और टेमर कोर्स के सारे स्टूडेंट्स से पूछने लगती है, टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स क्या तुम सभी ने अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर दिया है? अगर नहीं किया है तो जाके जल्दी से उसे कंप्लीट करो। फिर ये लड़की मिंग से पूछती है, मुझे पता पड़ा है ये सभी अभी थोड़े टाइम पहले तुमसे फाइट कर रहे थे जिसमें ये सब तुमसे बुरी तरह से हार गए, इसके बावजूद भी ये सब के सब इतने खुश क्यों हैं? ये सब के सब टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। एक टेमर कोर्स के स्टूडेंट को मार्शल कोर्स के स्टूडेंट से हारकर बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये सब के सब ऐसे खुशी खुशी घूम रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? मिंग हंसते हुए कहता है, ये सब खुश है क्योंकि मैं इन्हें एक स्किल सिखा रहा हूँ जिस स्किल की मदद से मैंने इन्हें हराया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें टेमर कोर्स की कैंटीन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक शानदार सी पार्टी रखी गई है क्योंकि टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स ने मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स को जो बैटल सुबह हुई थी उसके अंदर हरा दिया था। पार्टी के लिए काफी सारा खाना रेडी किया है लेकिन कोई भी उस पार्टी में नहीं आया है। कुछ एक दो स्टूडेंट्स उस पार्टी के अंदर होते हैं। एक कहता है, क्या हो रहा है ये, पार्टी के अंदर कोई भी नहीं आया है, हम ही यहाँ पर अकेले हैं। दूसरा बंदा कहता है, मैंने सुना है आज सुबह जो बैटल खत्म हुई थी उस बैटल खत्म होने के बाद में सारे स्टूडेंट्स रिसोर्सेज की बिल्डिंग के अंदर गए थे। वहाँ पर उन्हें हार्वेस्टिंग कुछ काम करना था लेकिन वहाँ पे वो चले तो गए लेकिन काफी टाइम से वापस आए नहीं। पता नहीं वहाँ पर वो ऐसा क्या कर रहे हैं। इसी टाइम पर वहाँ का शेफ भी ऐसा कुछ सोच रहा होता है। वो सोचते हुए कहता है, इन लोगों को पार्टी नहीं करनी थी तो मुझे बता तो देना चाहिए था, मैंने इतना सारा खाना बना दिया है, अभी सारा सारा वेस्ट हो जाएगा। इसी समय 3 स्टूडेंट्स और आते हैं, उनमें से एक कहता है, क्या तुमने सुना आज सुबह जो बैटल खत्म हुई थी उस बैटल खत्म होने के बाद में एक और बैटल हुई थी उस रिसोर्सेज की बिल्डिंग के अंदर। वहाँ पर टेमर कोर्स के 10 स्टूडेंट्स ने मार्शल कोर्स के एक स्टूडेंट के साथ फाइट की थी और इस सब में सबसे बड़ी बात यह है मार्शल कोर्स का अकेला स्टूडेंट ही उन 10 टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स को हराने में कामयाब हो गया। ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर मैंने खुद ये सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे भी इस पर विश्वास नहीं होता। ये सुनो दूसरा स्टूडेंट कहता है, मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसने टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स को हराया है। उस लड़की की तो आदत ही है बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की। उसे पता है मॉन्स्टर्स की सोचने की क्षमता काफी ज्यादा कम होती है। उसने इसी का फायदा उठाया और कोई अजीब अजीब ट्रिक्स को उन मॉन्स्टर्स सामने यूज किया जिससे वो बड़ी सन से उनसे जीत गया। तीसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, अगर उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत होती तो वो आज सुबह जो बैटल हुई थी उसके अंदर आता, वहां तो वो आया नहीं और फिर बाद में अजीब ट्रिक्स यूज करके 10 स्टूडेंट को हरा के अपना शो ऑफ दिखा रहा है। पहला स्टूडेंट कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है वो उस बैटल के अंदर नहीं आया क्योंकि उसे डर था कि वो उसे हरा देगी। हमारे टेमर कोर्स की वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये लड़का बिल्कुल भी किसी भी ट्रिक का यूज करके उसे नहीं हरा सकता था। दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैंने ही सुना है वो लड़का जो मार्शल कोर्स का था वो मार्शल कोर्स के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स में से एक है। मुझे तो ऐसा लगता है वो उस पोस्ट पे भी केवल इन ट्रिक्स के चक्कर में पहुंचा है, वरना उसे खुद के अंदर कोई पावर नहीं है। यही सब बातें करते हुए वो तीनों स्टूडेंट्स उस कैंटीन के अंदर घुस जाते हैं। शेफ भी उन तीनों की बातें सुन रहा होता है। तभी शेफ को पीछे की साइड से एक आवाज आती है, क्या फैंगलिन यहाँ पर है? शेफ पीछे की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। पीछे उसे एक बहुत ही खतरनाक सी परछाई दिखाई देती है। थोड़ा ठीक से देखने पता पड़ता है ये मिंग है। मिंग ने वू को अपने कंधे पर उठा रखा है और वू के उस मॉन्स्टर लेपर्ड की पूंछ को पकड़ रखा है और उसे घसीटते हुए उस कैंटीन तक लेके आया है। मिंग आगे कहता है, ये टेमर कोर्स की कैंटीन है ना? क्या मैं पूछ सकता हूँ फैंगलिन मुझे कहाँ मिल सकता है? मिंग की एक सवाल को बाकी सारे स्टूडेंट सुन लेते हैं जो कि उस कैंटीन के अंदर होते हैं। उनमें से एक मिंग के ऊपर चलने लगता है और उसे कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेमर कोर्स की कैंटीन की तरफ आने की, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। एक दूसरा स्टूडेंट आकर उसे शांत करने लगता है और उसे कहने लगता है, बिल्कुल शांत हो जाओ और देखो उसके पास में क्या है। उसने अपने कंधे के ऊपर वू को उठा रखा है। तभी एक तीसरा स्टूडेंट कहता है, केवल वू को ही नहीं उसके पीछे भी देखो, इस लड़के ने वू के उस मॉन्स्टर लेपर्ड की पूंछ को पकड़ रखा है और वो मॉन्स्टर भी पीछे बेहोश पड़ा है। ये देखकर वो लड़के बहुत डर जाते हैं। उनमें से एक मिंग से पूछता है, मिंग तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुमने टेमर कोर्स की हमारे स्टूडेंट वू और उसके मॉन्स्टर के साथ में क्या किया है? ये सुनकर मिंग वू को और उसके मॉन्स्टर को जिन पे रखता है और वो इन सबसे कहने लगता है, मैंने इन्हें कुछ भी नहीं किया है, शायद इन्हें फूड पॉइजन हुआ है। स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं, तुम फैंगलिन को क्यों ढूंढ रहे हो? मिंग कहता है, मुझे पता है ये लड़की वू टेमर कोर्स की स्टूडेंट है और टेमर कोर्स के केवल एक ही स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जिसका नाम फैंगलिन है। मैंने सोचा था मैं वू को फैंगलिन के पास छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा,
लेकिन अब तुम लोग मुझे मिल गए हो, मुझे पता है तुम भी टेमर कोर्स के हो, इसलिए तुम इसको संभालो। मैं ऐसे जा रहा हूँ और अपनी पार्टी को एंजॉय करो। और साथ ही मैं तुम सभी को कांग्रेट्स भी कहना चाहता हूँ कि आज के बैटल में तुम सब जीत गए। नाउ सेलिब्रेट एंड एंजॉय। ये कहते हुए मिंग बाय कहते हुए वहाँ चला जाता है। वो तीनों स्टूडेंट्स केवल मिंग को देखते रह जाते हैं। मिंग उस लैब के अंदर होता है। मिंग के साथ में ग्रिफिन भी है। मिंग ग्रिफिन से कहता है, मैंने लिमिट टाइप अटैक के बारे में टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स को बता दिया है। इसी पावर को यूज करके मैंने उन्हें हराया है। लेकिन खास बात क्या है, वो लोग मेरे से हारने के बाद ही बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मैंने उनसे ये कहा कि मैं उन्हें लिमिट टाइप के बारे में सब कुछ बताऊंगा और उन्हें सब कुछ अच्छी तरह सिखाऊंगा भी। ये सुनने के बाद में वो सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो सब के सब इस स्किल को सीखना चाहते हैं और वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। सबको ये स्किल आनी चाहिए। आगे जाकर जब किसी मोस्टर से फाइट होगी तो वो बहुत काम आएंगे। ये सबके लिए अच्छा ही होगा कि सब के सब इस स्किल को जाने और इससे ताकतवर बने। ये सुनो ग्रिफिन कहती है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये थोड़ा कम सही है? मेरा मतलब मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स के पास में एक पॉइंट था जिससे वो टेमर कोर्स के स्टूडेंट से आगे निकल सकते थे। अब तुमने टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स को भी ये सिखा दिया है वो हमारे दुश्मन है। ऐसे राइवल्स की पावर को बढ़ाना क्या तुम्हें सही लगता है? कहता है, इस दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, सबके सब हमारे दोस्त है। अगर कोई दुश्मन है तो वह है मॉन्स्टर्स। उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए अगर मुझे किसी की पावर बढ़ानी पड़े तो मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो क्या, ये हर कोई को करना चाहिए। मॉन्स्टर से फाइट करनी है केवल, बाकी आपस में किसी भी तरह की फाइट करने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है जब वो लिमिट टाइप अटैक स्किल को सीखेंगे तब उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी और इस सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। यही सब बातें करने के बाद में मिंग उस लैब से बाहर निकलता है और उस कॉलेज के अंदर कहीं पे चलने लगता है। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है। बगल में एक जंगल होता है। शेन चलते हुए सोचता है, मैंने उस लड़की वू के लिए कुछ मैसेजेस छोड़े थे। मुझे नहीं लगता वो उन मैसेजेस को समझ पाई होगी। मैंने उस मैसेज में उससे कहा था कि मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। मैंने भी कितनी अजीब सी हरकत की है। वो इतने टाइम जंगलों में रहती है, वो मेरे मैसेज को कैसे समझ पाएगी? मिंग ही कह रहा होता है तो मिंग को आसपास में कोई अजीब सा एहसास होता है। मिंग कहता है वो समझ चुकी है और मुझे पता चल चुका है वो यहीं कहीं आसपास में है। अब सब कुछ शुरू होने वाला है। ये कहते मिंग जोर से चलता है और बगल वाले जंगल के अंदर घुस जाता है और इधर से उधर पेड़ों के ऊपर कूदने लगता है। फिर हम देखते हैं मिंग के कोट में काफी सारी कीलें होती है। मिंग उन्हें फेंकते हुए कहता है, मुझे पता है तुम यहीं कहीं आसपास हो, तुम भाग के छुप सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये कहते हुए मिंग जब एक दिशा में उन कीलों को फेंकता है तो वो दिशा बिल्कुल सही होती है। वहीं पर पेड़ों के पीछे वो छुपी हुई होती है। वो जैसे ही उन कीलों को तरफ देखती है वो कूदती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन मिंग का निशाना पहले का ज्यादा सही होता है। मिंग ने इतनी सारी कीलें फेंकी होती है कि वो उन सबसे बच नहीं पाती। उनमें से एक कील वो के पड़ जाती है और उसे खून बहने लगता है। इसके बावजूद भी वो जल्दी से तो संभालती है और कहीं और जाके छुप जाती है। मिंग को खून की स्मेल आने लगती है। मिंग कहता है, मुझे खून की स्मेल आ रही है, अब तुम भाग नहीं सकती हो। ये कहते हुए मिंग फिर से भागने लगता है और फिर उस जगह पे आता है जहाँ पर वो कील आई होती है। इधर उधर देखने लगता है और फिर सोचता है, ये लड़की वो गई कहाँ? मुझे खून की स्मेल तो यहीं से आ रही है। तभी एकदम से मिंग को एहसास होता है कि वो किसी चाल के अंदर फंस चुका है। मिंग कहता है, ये एक जाल है, मुझे पता चल चुका है। ये कहते हुए मिंग पीछे की तरफ देखता है। पीछे की साइड से वो का वो बड़ा सा भेड़िया मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो मिंग के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है। मिंग सही टाइम पर साइड में होकर उस भेड़िए के अटैक को डॉज करता है। उस भेड़िए के पंजे के अंदर एक अजीब सा पॉइजन लगा होता है। उस भेड़िए का पंजा सीधे पेड़ की टच होता है और पेड़ के अंदर भी वो पॉइजन फैल जाता है। ये देखकर मिंग कहता है, रॉट क्लो, काफी अच्छा अटैक था। इसी समय मिंग के ऊपर दूसरा अटैक होता है। वो भी वहां पर आ जाती है। वो मिंग के ऊपर नीचे की तरफ आने लगती है और मिंग के ऊपर अपने पंजे से अटैक करती है। मिंग इस वाले अटैक को भी डॉज करता है और फिर उछल के एक दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर उससे कहने लगता है, तो तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया था? वो कहती है, हाँ मिलना ही था, तुमने 10 से ज्यादा मैसेज भेजे थे। मिंग कहता है, मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें लिमिट टाइप अटैक के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर तुम इसे सीख जाओगी तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगी। अभी तुम वैसे भी टेमर कोर्स की सबसे ताकतवर स्टूडेंट हो। इस अटैक मोड को सीखने के बाद में तुम और भी ताकतवर हो जाओगी, कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ऐसा भी हो सकता है तुम इस दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर बीइंग बन जाओ। ये सुनकर वो एक बार के लिए खुश होने लगती है। वो सोचती है, इस दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर बीइंग। फिर वो को एकदम सोच आता है। वो सोचती है, तुम मुझे केवल बहला रहे हो, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई हूँ। मैं सबसे पहले तुम्हें मार दूंगी। तुम्हें खाने के बाद में मैं वैसे भी खुद से ही अपने बल पर इस दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर बीइंग बन जाऊंगी। मुझे इसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद में वो और उसकी बड़ी सी बिल्ली दोनों के दोनों एक साथ मिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो पहले मिंग के पास पहुंचती है। मिंग वो के हाथ को पकड़ लेता है और उसे जोर से जमीन पर रखता है और फिर वो से कहता है, तो तुम इसे इस तरह से करना चाहती हो, तो अब ऐसे ही करते हैं। इसी समय वो बिल्ली भी मिंग के पास पहुंच जाती है और मिंग पर अटैक करने लगती है। मिंग तुरंत वो के ऊपर से उछल जाता है और वो के ऊपर होते हुए अपने कोट को खोल देता है और फिर जमीन पर गिरने लगता है। इसी समय मिंग की बॉडी के आसपास में काफी सारे ब्लेड उड़ने लगते हैं जिन्हें मिंग अपनी पावर से उड़ा रहा होता है। इस टाइम पर मिंग का कोट वो के ऊपर ही रह गया होता है। वो चिल्लाए कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहते हुए वो
अपने हाथों को जोर से घुमाने लगती है और मिंग के कोट को फाड़ देती है। फिर मिंग अपने हाथों में अपने कई सारे ब्लेड्स को पकड़ता है और फिर वू से कहता है वो कैसा लग रहा है अपने से ताकतवर से फाइट करके। मैं तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ और तुम्हें ये अटैक मोड सिखाना चाहता हूँ। इससे पहले मुझे तुम्हें बताना होगा ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। लो इस अटैक को संभालो। ये कहने के बाद मिंग जोर से लाता है लिमिट टाइप ड्रैगन रॉर। ये कहते हुए मिंग अपने हाथों सामने की तरफ करता है। ऐसा करते ही मिंग के हाथ में जितनी भी ब्लेड्स होती है वो एक साथ वू और उस बिल्ली के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो और उसकी बिल्ली दोनों उछलकर इस अटैक को डॉच करते हैं, लेकिन वो जिस पेड़ के ऊपर होता है उस पेड़ के ऊपर एक ही झटके में कई सारे कट पड़ जाते हैं। ये सब कुछ उस ब्लेड के कारण हुआ होता है। तभी वो बिल्ली अपनी पूंछ से मिंग की पीठ के ऊपर अटैक करती है। मिंग उसे देख लेता है और उस पूंछ के ऊपर ही अपनी लात मारने लगता है। इस टाइम पर मिंग का पूरा ध्यान उस बिल्ली के ऊपर होता है। इसी समय वो चिल्लाए कहती है यही सही मौका है, आगे बढ़ो। ये कहते हुए वो मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। मिंग वो को देख लेता है और अपने पाँव को वापस से घुमा देता है और फिर जोर चिल्लाता है लिमिट टाइप ड्रैगन रॉर अगेन। ये कहते हुए मिंग जब भी लात जोर से घुमाता है तब मिंग के पाँव में से उन सारी पिंस को निकलती है और वो सारी कीलें एक साथ वो की लगने लगती है। वो एक डिफेंस फॉर्मेशन बना लेती है जिसकी वजह से वो कीलें वो की बॉडी के अंदर घुस नहीं पाती। लेकिन फिर भी मिंग की कीलों का वो के ऊपर काफी असर होता है। इनकी कीलों की वजह से वो की बॉडी के ऊपर बार बार से कट लग जाते हैं और थोड़ा सा खून बहने लगता है। इसके बाद में वो खुद के खून को चाटने लगती है। मिंग वू से कहता है तुम्हारा वो रॉट क्लो जा ताकतवर नहीं है। ये सुनकर वो को गुस्सा आता है। वो सबसे पहले अपना टॉप उतार देती है और फिर उसने जो पहना होता है उसको फाड़ने लगती है। मिंग चिल्लाए कहता है रुको, ये तुम क्या कर रही हो। वो चिल्लाए कहती है वही कर रही हूँ जो तुमने भी किया था, क्या केवल तुम ही अपने कपड़े उतार सकते हो। मिंग कहता है तो मैंने तो केवल अपना कोट उतारा था, जरूरी थोड़ा है पूरे कपड़े उतारे जाए। रुक जाओ, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो रुक जाती है और कहती है तुम इंसान बहुत अजीब हो, लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, चलो फाइट कंटिन्यू करते हैं। वो के इतना कहने के साथ ही वापस से फाइट शुरू हो जाती है। वो और उसकी बिल्ली इस बार एक स्ट्रेटजी बना के अटैक करता है। वो जल्दी से कूदकर मिंग के सामने जाती है और वो की वो बिल्ली पेड़ के ऊपर कूदते हुए मिंग के पीछे जाती है। फिर वो दोनों अपने अपने साइड से मिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखकर मिंग कहता है मुझे ऐसे किसी अटैक की उम्मीद थी। ये कहते हुए मिंग का भी पूरा ध्यान उस बिल्ली के ऊपर होता है जो कि पीछे की साइड से आ रही होती है। इसी समय सामने की साइड से वो बहुत तेज रफ्तार से मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। मिंग कहता है ये इतनी तेज कैसे है। वो जोर से चिल्लाती है अब इसे खाओ, अब तुम नहीं बचोगे। ये कहते हुए वो अपने हाथों के अंदर कोई पावर इकट्ठा करने लगती है और काफी तेजी से मिंग के पास में आने लगती है। लेकिन अटैक एंगल के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। वो का अटैक मिस हो जाता है और वो मिंग के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाती है। इससे मिंग थोड़ा सा चौंक जाता है। मिंग सोचता है ये क्या हो रहा है। मिंग की नजर एक जगह पर टिक जाती है तभी मिंग को एकदम से होश आता है। मिंग अपने पैरों के बाहर है। मिंग अपने पैरों के सहारे एकदम से घूम जाता है और वो जमीन पे गिरने लगती है। मिंग सोचता है बहुत ज्यादा करीब था। ये सोचते हुए मिंग अभी भी उसी दृश्य के बारे में सोच रहा होता है जो उसने अभी देखा। मिंग के चेहरे के ऊपर एक अजीब सी फीलिंग दिखाई दे रही होती है। ये देखकर वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, फाइट के अंदर सीरियस रहो, मैं तुमसे फाइट करने आई हूँ। मिंग कहता है मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, इस टाइम पर मुझसे सीरियस कोई भी नहीं होगा। इसी समय मिंग जो कि उल्टा लटका हुआ है उसे कपड़ों के अंदर से एक बंदूक दिखाई देने लगती है। वो उस बंदूक को देख लेती है और खुश होते हुए अपने मोस्टर को इशारा करती है। वो का मोस्टर उस तरह को समझ जाता है। फिर वो दोनों मिंग के आसपास में भागते हैं और दोनों साइड से मिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। मिंग इस टाइम पर उल्टा लटका हुआ होता है। मिंग कहता है ये सही नहीं है, मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसके बावजूद भी तुम दोनों अलग अलग साइड से मुझ पर अटैक कर रहे हो। वो ये सुनती है लेकिन उसका इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो और उसका मोस्टर मिंग की ओर मुक्का मारते हुए मिंग के पास से उस बंदूक को लेने की कोशिश करते हैं। तभी मिंग एकदम से एक स्पेशल स्किल यूज करता है जिससे मिंग के आसपास में एक बड़ी सी फोर्स फील्ड बन जाती है। इस फोर्स फील्ड के कारण वो और उसका मोस्टर दोनों मिंग से दूर उछल जाते हैं। इसके बाद मिंग उन दोनों से कहता है अब आ जाओ, अब मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वो का मोस्टर मिंग की तरफ उछलता है और वो खुद मिंग की तरफ नीचे की तरफ आने लगती है। मिंग अपने दोनों हाथों के अंदर पावर इकट्ठा करता है और फिर कहता है डबल ड्रैगन रोर। ये कहते हुए मिंग दोनों साइड में अपनी पिंस को लॉन्च कर देता है। पिन सीधे जाकर वो और उससे मोस्टर की टकराती है, लेकिन इससे भी वो रुकते नहीं है। वो उन पिंस को सहन करते हुए मिंग की तरफ आते रहते हैं। इसके बाद मिंग जोर से एक बैकफ्लिप मारता है जिससे मिंग हवा में वो और उसके मोस्टर के बीच से हट जाता है और एक ही साथ में उन दोनों के अटैक को डॉच कर लेता है। इसके बाद मिंग जल्दी से अपनी बंदूक को बाहर निकालता है और उससे वो के मोस्टर के ऊपर एम करने लगता है। तभी वो भाग के मिंग के पास में आती है और मिंग के ऊपर एक जोर से लात मारती है। वो की लात बिल्कुल सही तरह से मिंग के ऊपर पड़ जाती है। मिंग पूरी तेज रफ्तार से जमीन पे गिरने लगता है। जैसे मिंग जमीन पे गिरता है जमीन के ऊपर एक खड्डा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मिंग वापस से खड़ा होता है। तभी वो का मोस्टर मिंग के पास में आता है और मिंग के पीछे एक जोर से अटैक करता है। मिंग इस टाइम पर भी उछल के इस अटैक को डॉच करता है। मिंग इस अटैक के बाद में खुद को संभाल ही रहा होता है। इसी समय उसके ऊपर एक जोर से अटैक होता है। पीछे के साइड से मिंग की गर्दन के ऊपर कोई बहुत खतरनाक सी आगे चुप जाती है जिससे मिंग की गर्दन में से खून बहने लगता है। मिंग जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वो मिंग के सामने आती है और मिंग से कहती है तुम्हें इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है,
मैंने तुम्हारे ऊपर इतना खतरनाक अटैक नहीं किया था कि तुम इस तरह से बेहोश हो जाओ। तुम्हारे इस नाटक के अंदर मैं फंसने वाली नहीं हूँ। जब मिंग ये सुनता है तो मिंग सच में खड़ा हो जाता है। मिंग की गर्दन में से अभी भी खून तो बह रहा होता है। मिंग वो से कहता है, तुम एक बहुत शानदार फाइटर हो। तुम्हें पता था मैं अपनी गन से तुम्हारे मॉन्स्टर के कंट्रोल के ऊपर फायर करने वाला हूँ, इसलिए तुमने पहले उस गन को नष्ट कर दिया। और उसके बाद में तुम्हारा ये आखिरी वाला अटैक बिल्कुल शानदार था। मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दिया कि कब तुमने मुझ पर अटैक किया और मेरे को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं मिला। तभी वो कहती है, तुम एक सुपर बिग बनना चाहते हो, इसके बावजूद भी तुम्हारे ऊपर इतना छोटा सा अटैक भी इतनी बुरी तरह से घायल कर गया। इस तरह से तुम कैसे सुपर बिग बनोगे? मिंग कहता है, पहले हम इस फाइट पे फोकस कर लेते हैं, अभी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। वो कहती है, तभी चिंता की जरूरत नहीं है, अभी जो मैंने तुम पर अटैक किया है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, तुम मरोगे नहीं। मिंग कहता है, मैं अपनी नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए खुद की जान को बचाना जरूरी है। ये कहते हुए मिंग अपनी गर्दन पे से एक्स्ट्रा स्किन को हटाता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। वो सोचने लगती है, ये सब क्या है? मैंने इसके ऊपर गर्दन पे अटैक किया था, इसलिए गर्दन के ऊपर ही एक एक्स्ट्रा स्किन बनाकर मुझे बेवकूफ बना दिया। तभी अचानक से वो की बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है। वो एकदम से जमीन पे गिर जाती है। वो कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही हूँ। वो ये कह रही होती है, तभी उसका मुंह हिलना ही बंद हो जाता है। मिंग वू से कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। ये स्किन जो तुमने अभी मेरे पास में देखी, ये एक स्पेशल स्किल है। इस स्किन का यूज करने से जहर का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। और रही बात तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैंने तुम्हारे ऊपर एक स्पेशल एंटीडोट छिड़का है जो कि नॉर्मली तो जहर काटता है, लेकिन किसी इंसान की बॉडी पे डाल दे तो उसकी बॉडी काफी टाइम तक एक जगह पर स्टक हो जाती है। ये कहते हुए मिंग एक और बोतल को बाहर निकालता है और उससे एक इंजेक्शन को भरकर उस इंजेक्शन को वो को लगा देता है और उससे यही कहता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे तुम मरोगी नहीं। एक बार सोने के बाद में कल तक तुम पक्के तौर पर ठीक हो जाओगी, तुम्हारी पूरी बॉडी बिल्कुल सही तरह से काम करने लगेगी। इस समय वो मिंग को देख रही होती है। धीरे धीरे वो की आंखें बंद होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो मिंग के पास आके बैठ जाता है और उसे कहने लगता है, वो तुम बहुत कमाल की हो, ये फाइट काफी अच्छी थी। मिंग ये कह ही रहा होता है तो पीछे की साइड से वो का वो मॉन्स्टर मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। मिंग उस मॉन्स्टर को देख लेता है और उसके ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है। इसके बाद में मिंग रुकता नहीं है। मिंग कई सारे मुक्के उस मॉन्स्टर को मारता जाता है और फिर कहता है, तुम्हारी टेमर बेहोश हो चुकी है, इस वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है, तुम्हें बिल्कुल भी मेरे साथ में फाइट नहीं करनी चाहिए। मिंग ये कहता जाता है और उस मॉन्स्टर को मारता जाता है। एक आखिरी मुक्का मारने के बाद में वो मॉन्स्टर भी वू के पास में जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर मिंग वू को देखता है और फिर सोचने लगता है, इसने अपना टॉप उतार के फेंक दिया था, मुझे उसे वापस पहला देना चाहिए और फिर उसके बाद में इसे इसकी क्लास के मेंबर्स के पास में लेके जाके छोड़ देना चाहिए। इसको ऐसे यहीं पर छोड़ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर मिंग वू को उठा लेता है और वू के मॉन्स्टर की पूंछ पकड़कर उसे घसीटने लगता है और फिर चलते हुए जाने लगता है। मिंग चलते हुए कहता है, मुझे पता है इसे कहाँ पे छोड़ना है, शुआंग मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मैं इसे उसके हवाले कर दूंगा, इसके बाद में वो देख लेगा इसको कहाँ रखना है। इसके बाद में हमें पता पड़ता है ये 2 एपिसोड जो कि अभी हमने देखे, ये दोनों के दोनों एक फ्लैशबैक थे। 3-4 एपिसोड पहले एक सीन में हमने देखा था मिंग ने वू को अपने कंधे पर उठा रखा था और उसे लेकर एक कैंटीन में आया था। मिंग ने वू की हालत ऐसी कैसे की थी ये इन 2 एपिसोड में बताया है। तो अब इसके आगे से जो अगला एपिसोड आएगा वो होगा प्रेजेंट टाइम में। नाउ एक इंट्रो है मेरे पास, प्लीज इसे देख लो। हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है डूम्सडे हंटर। इस सीरीज के अंदर हमें स्टोरी बताई जाती है एक अर्थ की जिसमें एक पोर्टल ओपन हो गया है। ह्यूमंस ने जब इस पोर्टल को देखा तब उन्हें लगने लगा ये एक गेम है। थोड़ा टाइम भी था, ऐसे ही और भी बहुत सारे पोर्टल्स ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर दिखाई देने लगे, जिनके अंदर से हजारों संख्या में मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर अटैक कर दिया और पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को तहस नहस कर दिया। ह्यूमंस भी काफी ताकतवर थे, उन्होंने किसी तरह से मॉन्स्टर्स अंदर फाइट की और डीमन लॉर्ड को मार दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे, उन्होंने पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को खत्म किया। लेकिन क्योंकि डीमन लॉर्ड मर चुका था, इसी वजह से एक लड़के शेन को रीइंकार्नेशन की पावर मिली। अब वो टाइम में पीछे आ चुका है, अपोकलिप्स आने में 1 साल बाकी है। इसी टाइम में शेन को खुद को पावरफुल बनाना है और किसी तरह से मॉन्स्टर्स के इस अटैक को रोकना है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, रात हो चुकी है। मिंग ने उस लड़की वू को उस कैंटीन के अंदर छोड़ दिया है। फिर मिंग सड़क पे चल रहा है, वो चलते हुए अपने मोबाइल में देखते हुए सोचता है काफी ज्यादा रात हो चुकी है, आज का पूरा दिन बहुत ज्यादा मेहनत वाला था, इन 1-2 दिनों से तो लगातार कितनी ज्यादा फाइट हो रही है, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अभी के लिए अच्छा होगा मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। मिंग सोचते हुए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर 2-3 लोग आते हैं। इनमें से एक का नाम एमे है जो कि एक सोल्जर है। जब एमे मिंग को देखता है तो अपने बाकी साथियों को वहाँ जाने के लिए कहता है। एमे के साथी बिल्कुल वैसे करते हैं, वो सब वहाँ चले जाते हैं। इसके बाद में एमे मिंग से बात करने लगता है। मिंग एमे से कहता है, मैंने सुना है तुम आर्मी में वापस जा रहे हो, तुम्हारी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई है। एमे कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, सिटी साइड पर एक छोटी सी फाइट हो गई है, मॉन्स्टर्स सिटी के अंदर घुस रहे हैं। वैसे तो ये फाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आर्मी के सभी लोगों को
एक जगह पर इकट्ठा होने का ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर आज रात को ही आया है, इसलिए मैं अभी के भी वहीं जा रहा हूँ। इस काम के चक्कर में सारी छुट्टियां पूरी तरह से बेकार हो गई है। मिंग कहता है तुम इतनी रात हो जा रहे हो और कोई भी तुम्हें छोड़ने के लिए भी नहीं आया। कम से कम टीचर ग्रिफिन को तो तुम्हें छोड़ने के लिए आना ही चाहिए था। एहमे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है, आज का पूरा दिन ग्रिफिन टीचर जियानबो की लैब के अंदर थी। पूरे दिन वो वहीं पे बैठी रही और फिर जब शाम के टाइम पे वो बाहर निकली तब मैंने देखा जियानबो और ग्रिफिन एक सड़क पे घूम रहे थे। दोनों ने हाथ में हाथ डाल रखे थे। जियानबो तो बहुत ज्यादा नर्वस था लेकिन ग्रिफिन काफी आराम से चल रही थी। ये सुनकर मिंग भी खुश हो जाता है। मिंग कहता है क्या सच में ऐसा हुआ है? यही बात करते हुए दोनों हंसने लगते हैं। फिर एमी जाने लगता है और मिंग से कहता है चलो अब मैं चलता हूँ, जल्दी तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद में तुम्हें भी मेरे जैसे ही आर्मी के साथ ज्वाइन होना है। मिंग कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी ट्रेनिंग खत्म होते ही हम दोनों साथ में मॉन्स्टर के साथ में फाइट करेंगे और उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। जब हम दोनों साथ में उन मॉन्स्टर के साथ में फाइट करेंगे तब कोई भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा। मिंग के इतना कहने के साथ ही हमें एक लैब का सीन दिखाते हैं जिस लैब के अंदर एक मशीन रखी होती है। मशीन के अंदर मिंग लेटा हुआ होता है। तभी वो मशीन अपने आप खुलती है। मिंग उसके अंदर से बाहर निकलता है और सोचने लगता है टीचर जियांग को गए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। टीचर जियांग टीचर ग्रिफिन के साथ में कहीं गए थे, उनको कई घंटे हो चुके हैं लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। ये सोचते हुए मिंग अपना मोबाइल उठाता है और फिर आगे सोचता है मुझे एक बार उनको मैसेज कर देना चाहिए कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वो जल्दी से जल्दी लैब में पहुंचे। ये सोचते हुए मिंग जब अपना मोबाइल देखता है उस मोबाइल में पहले से एक मैसेज आया होता है जो कि मिंग के किसी क्लास टीचर का है। उस मैसेज के अंदर लिखा है मार्शल कोर्स के सभी स्टूडेंट अनाउंसमेंट एरिया के अंदर इकट्ठा हो जाएं। आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट आई है जो अभी के अभी करना जरूरी है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम उस अनाउंसमेंट एरिया का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो चुके हैं। मिंग अभी तक वहाँ नहीं पहुंचा है। वहाँ पर एक लड़का सभी स्टूडेंट्स को मिंग के खिलाफ भड़का रहा होता है। वो उन सबसे कह रहा होता है क्या तुम सभी को पता है कल जो टेस्ट हुआ था जिसमें मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स की फाइट टेमर कोर्स के स्टूडेंट के साथ में हुई थी, उसके अंदर हम हार गए थे। उस हार की वजह से हम सबके सब बहुत ज्यादा दुखी थे। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का मिंग जिस सोसिस कोर्स के अंदर चला गया था, वहाँ पर उसका कुछ साथी है। मैंने कहीं से सुना है वो सिस्टर निंग को जानता है, उनसे मिलने के लिए वो वहाँ पे गया था। दूसरा स्टूडेंट कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ड्यून कहता है इसमें बड़ी बात है, वो केवल सिस्टर निंग से मिलने के लिए नहीं गया, वहाँ पर टेमर कोर्स के भी काफी सारे स्टूडेंट्स आए थे। मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ वो लड़का टेमर कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहता है। बस कुछ दिन और उसके बाद में वो मार्शल कोर्स को छोड़ देगा और टेमर कोर्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है वो टेमर कोर्स की सेलिब्रेशन पार्टी के अंदर भी गया था। इससे तो ये साबित होता है वो टेमर कोर्स की जीत से बहुत ज्यादा खुश है। मैं तुम सबसे कह रहा हूँ वो मार्शल कोर्स को जल्दी छोड़ देगा। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो ड्यून से कहता है तुम्हारे सोर्सेज तो काफी ज्यादा ऊपर तक है, मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं मार्शल कोर्स को छोड़ने वाला हूँ और तुम्हें पहले ही पता चल गया। ड्यून पीछे मुड़कर देखता है ये मिंग है। ड्यून मिंग को देख कहता है मिंग तुम आ गए, हम यहाँ पर तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, हम सभी को पता चल चुका है तुम मार्शल कोर्स को छोड़ रहे हो और इसी रिलेटेड तुमने सीनियर डिंग से भी अच्छी तरह से बात कर ली है और यहाँ तक कि तुमने तो टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स के हक में भी अच्छी तरह से बात कर ली है। मैंने सुना है वो भी तुम्हारी काफी तारीफ कर रहे थे। मिंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिस्टर निंग से मिलने के लिए गया था क्योंकि उन्हें मुझसे कुछ काम था और मैं टेमर कोर्स के स्टूडेंट से मिला क्योंकि उन्हें भी मुझसे काम था। मैं बिल्कुल भी टेमर कोर्स को कभी भी ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा मार्शल कोर्स के अंदर ही रहूंगा। ये सब तुमसे कौन कहता है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ? ये कहते हुए मैं सोच रहा होता है डुआन अभी मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उस फर्स्ट टेस्ट के अंदर मैंने इसके प्लान को पूरी तरह से खराब कर दिया था, इसलिए किसी भी तरह से मेरे से बदला लेना चाहता है, मेरी यहाँ पर इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तभी डुआन कहता है चलो ठीक है मान लिया तुम टेमर कोर्स को ज्वाइन करना नहीं चाहते, तो फिर बताओ तुम टेमर कोर्स की मदद क्यों कर रहे थे? टेमर कोर्स मार्शल कोर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम उन्हीं की मदद कर रहे हो, क्या ये गलत नहीं है? जब इस बात को आसपास के स्टूडेंट सुनते हैं तो सब भी मिंग की बुराई करने लगते हैं। उनमें से कहता है हाँ ड्यून बिल्कुल सही कह रहा है, मिंग को बिल्कुल भी टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स की किसी भी तरह से मदद नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है और अब तो मैं भी पूरी तरह से श्योर हूँ ये जल्दी मार्शल कोर्स को छोड़ देगा और टेमर कोर्स को ज्वाइन कर लेगा। मिंग कहता है यहाँ पर हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, टेमर कोर्स के स्टूडेंट बीस्ट नहीं है, वो सबके सब हमारी तरह इंसान है, वो सब खुद को ताकतवर बनाकर हम सभी को बचाने वाले हैं, इसलिए एक तरह से उनकी मदद करके मैं अपनी मदद ही कर रहा हूँ। मैं टेमर कोर्स या मार्शल कोर्स किसी भी स्टूडेंट को अपना दुश्मन नहीं समझता हूँ। मिंग की इस बातों सुनकर जो स्टूडेंट अभी मिंग की बुराई कर रहे होते हैं वो वापस से मिंग की तारीफ करने लगते हैं। उनमें से कहती है हाँ ये कारण काफी अच्छा लग रहा है। दूसरा कहता है हमने कभी इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, अब ये लड़का मिंग कह रहा है तो मुझे भी लग रहा है ये सही है, हम बेकार में एक कंपटीशन की हार जीत को अपनी दुश्मनी से जोड़ रहे हैं। तभी डॉन चिल्लाए कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, तुमने टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स की मदद की है, इसका मतलब तुम गद्दार हो। ये सब कुछ पहले से पूरी तरह से डिफाइन था, मार्शल कोर्स टेमर कोर्स का दुश्मन है, इसलिए मार्शल कोर्स किसी भी स्टूडेंट को टेमर कोर्स की मदद नहीं करनी चाहिए।
तुम बेकार के ये एक्सक्यूज देकर और अपनी बातों में फंसाकर खुद को इस सबसे बाहर नहीं निकाल सकते हो। तुमने गलत किया है। जब डुआन ये कह रहा होता है तभी अचानक से पीछे की साइड के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। जब डुआन अपने सामने खड़े हुए स्टूडेंट्स को इतना डरा हुआ देखता है तो खुद ही थोड़ा डर जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे के साइड वो खड़ी होती है। वो के साथ में उसका मॉन्स्टर भी होता है। सारे स्टूडेंट वो को देख के डर रहे होते हैं। डुआन वो को देख के चिल्लाए कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये मार्शल कोर्ट्स का एरिया है। अब क्या तुम फिर से हमें काटने की कोशिश करने वाली हो? तभी एकदम सभी स्टूडेंट पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। उनमें से कहता है, देखो ये तो वो है। वो के साथ में उसका मॉन्स्टर भी है। सबसे पीछे हट जाओ, पता नहीं कब ये किसी के ऊपर अटैक कर दे। दूसरा स्टूडेंट बोलता है, इससे डरने की क्या जरूरत है? हम यहाँ पर इतने सारे हैं। अगर इसने हमें से एक बार भी अटैक किया तो हम सारे मिलकर इस पर अटैक कर देंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा एरिया है। तभी डुआन भी वो के ऊपर चिल्लाने लगता है, वो बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो इन सब की बातों को फुर्ती से इग्नोर करती है और मिंग की तरफ बढ़ने लगती है। डुआन अभी भी लगातार कुछ ना कुछ चिल्ला रहा होता है। तभी मिंग वू से पूछता है, वो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो मिंग की तरफ उसका वो कोट पकड़ाती है जो कि उसने पिछली लड़ाई के अंदर फाड़ दिया था। उसे कहती है, ये कपड़ा तुम मेरे पास में छोड़ गए थे। वो की इस बात का कि तुम अपने कपड़े मेरे पास में छोड़ गए थे, इसका सभी स्टूडेंट्स कुछ अलग ही मतलब बना लेते हैं और बहुत अलग ढंग से वो और मिंग को देखने लगते हैं। तभी वो थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन करती है। वो कहती है, पिछली बार उस जंगल के अंदर जब हमारी फाइट हुई थी मैंने इसको फाड़ दिया था। इसके बाद में वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और आगे कहती है, वैसे तो मुझे अच्छे कपड़ों का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने इसे दोबारा से सिल दिया है। ये सुनकर उन स्टूडेंट्स का रिएक्शन और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। मिंग भी सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है? इसको ये सब बात इतना शर्माते हुए कहने की क्या जरूरत है? इसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया है। इतनी छोटी सी बात को ये बिल्कुल नॉर्मली भी कह सकती थी और अभी भी इसको देख के लग रहा है ये कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। तभी वो मिंग के पास में आती है और मिंग के हाथ में जबरदस्ती उसका कोट पकड़ा देती है और फिर मिंग के हाथों पकड़कर अपने सर पे रख देती है। मिंग को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ होता है। मिंग सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है। तभी मिंग एकदम से अपना हाथ पीछे तक कर लेता है और फिर वो के हाथों पकड़ लेता है और फिर वो दोनों भागते हुए वहां जाने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम मिंग और वू को थोड़ा दूर कहीं पे देखते हैं। मिंग वू से कहता है, तुम करना क्या चाहती हो? क्या ये तुम्हारा कोई तरीका है मुझसे बदला लेने का? वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक कल्चर है जिसे लेपर्ड्स फॉलो करते हैं। एक लेपर्ड जब किसी दूसरे लेपर्ड को अपने सर पे हाथ लगाने देता है तो इसका मतलब है वो लेपर्ड उस दूसरे लेपर्ड के सामने अपना सरेंडर कर रहा है। ये सुनकर मिंग कहता है, ये तो लेपर्ड्स का कल्चर होता है, तुम इसको फॉलो क्यों कर रही हो? लेपर्ड्स मॉन्स्टर है और तुम ह्यूमन हो। तभी मिंग को एकदम से कुछ याद होता है। मिंग बहुत चौंक जाता है और वो से पूछता है, मैंने लेपर्ड से कल्चर के बारे में सुना है, जब कोई एक लेपर्ड किसी दूसरे लेपर्ड के सामने सरेंडर करता है तब दूसरा लेपर्ड उस पहले वाले लेपर्ड को मार देता है और उसे खा जाता है। क्या तुमने भी ऐसा किया है? तुमने यहाँ पर आने से पहले एक लेपर्ड को खाया है? ये सुनकर वो ना अपना सर हिला देती है। ये सुनकर मिंग थोड़ा नॉर्मल होता है। तभी वो कहती है, न केवल एक, मैंने 2 बीस्ट खाए हैं। एक लेपर्ड वो था जिसको खाने के बाद में मैं किंग बनी थी और दूसरा लेपर्ड वो था जो कि मुझ पर अटैक करने के लिए आया था, लेकिन उसे भी मारने के बाद में मैंने खा लिया। ये सुनकर मिंग कहता है, ये कैसा अजीब सा कल्चर है? अगर तुम्हारे सामने सरेंडर कर दिया जाए या फिर तुमसे फाइट की जाए, दोनों का एक ही मतलब निकल रहा है, फिर इस सबका फायदा क्या है? वो कुछ सोचती है और मिंग से कहती है, बिल्कुल फायदा है, मैंने तुम्हारे कपड़े सिल दिए। अब मिंग के पास में कुछ भी कहने के लिए नहीं होता। वो अपने ओरिजिनल आवाज में हुलुलु करके कुछ चिल्लाने लगती है। ग्रिफिन उन सभी स्टूडेंट्स के सामने एक अनाउंसमेंट कर रही है, जिस अनाउंसमेंट को करने के लिए पिछले एपिसोड के अंदर इन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे इकट्ठा किया गया था। ग्रिफिन कहती है, जैसा कि कल आप सबने देखा था, कल एक कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें मार्शल कोर्ट्स के स्टूडेंट्स और टेम्बल कोर्ट्स के स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था। भले ही उस कॉम्पिटिशन के अंदर मार्शल कोर्ट्स के स्टूडेंट्स हार गए हों, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट्स ने जिस तरह से फाइट की थी वो फाइट बहुत शानदार थी। इसी वजह से हमारे कोर्स से 29 स्टूडेंट्स को आगे की फाइट में जाने का मौका मिला है। अब मैं आप सभी को उन 29 स्टूडेंट्स के नाम बताना चाहूँगी। सबसे पहला नाम है सोनिया का, सेकंड सीफेंग, थर्ड जियान रुई, फोर्थ डॉन लिन और मेंग चाओ। जैसे मेंग का नाम होता है वो सारे स्टूडेंट जोर चलने लगते हैं। वो सभी कहने लगते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़का मेंग तो उस कॉम्पिटिशन में पार्ट भी नहीं लिया था, बल्कि उस दिन तो ये रिसोर्सेज कोर्स के अंदर घूम रहा था। अगर वो वहाँ पर ना घूम के मार्शल कोर्स के अंदर होता तो हमारी मदद हो सकती थी, लेकिन ये वहाँ पर नहीं आया। इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हमारे कोर्स की तरफ से मेंग चाओ आगे की बैटल के लिए जाए। इससे अच्छा अब किसी और को भेज दीजिए, कम से कम वो फाइट तो करेगा। इस लड़के मेंग चाओ की तरह नहीं जो अपने दुश्मनों को सपोर्ट करता है। इसी समय डुआन मिंग से बात करता है, तुमने इस कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया था, इसके बावजूद भी आगे की बैटल्स के अंदर तुम्हें लिया जा रहा है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है, तुम काफी ऊपर तक लोगों को जानते हो। उन्हीं लोगों की सिफारिश की वजह से तुम्हें आगे की बैटल में लिया जा रहा है। इसी समय टीचर ग्रिफिन उन सभी को शांत करने लगती है और उनसे कहती है, सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। मार्शल कोर्स के डीन और हाईएस्ट टीचर्स ने इस लिस्ट को डिसाइड किया है। अब कोई भी नाम इधर से उधर नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप सभी को एक मौका दिया जाता है। जो स्टूडेंट इस लिस्ट के अंदर नहीं है वो सभी स्टूडेंट भी खुद ही काबिल साबित कर सकते हैं।
उनको बस उन स्टूडेंट के अंदर फाइट करनी है जो कि इस लिस्ट के अंदर है। अगर लिस्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको हरा देते हैं तो जगह रिप्लेस हो जाएगी। इस तरह से सभी स्टूडेंट्स को एक मौका दिया जाता है। जिसको लगता है वो इस लिस्ट के अंदर आने के काबिल है, वो अपनी फाइट करके खुद का नाम इस लिस्ट के अंदर लेके आ सकता है। पहला नियम, जिस स्टूडेंट को चैलेंज किया जा रहा है वही स्टूडेंट उस फाइट के नियम, उस फाइट की जगह और उस फाइट का टाइम डिसाइड करेगा। चैलेंजर के पास में इनमें से किसी को बदलने का राइट नहीं होगा। सेकंड नियम, लिस्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को केवल 3 बार चैलेंज किया जा सकता है। अगर कोई भी स्टूडेंट 3 बार चैलेंज के अंदर लगातार जीत जाता है तो चौथा स्टूडेंट उससे फाइट नहीं कर सकता। यानी पहली 3 फाइट, उसके बाद में स्टूडेंट को चौथी फाइट करने की जरूरत नहीं होगी, उसका नाम लिस्ट के अंदर पक्का हो जाएगा। तीसरा और आखिरी नियम, दोनों स्टूडेंट जो ये फाइट करने वाले हैं उन दोनों को खुद के ऊपर एक अमाउंट लगाना होगा। जो स्टूडेंट हार जाएगा वो जीतने वाले को वो सारा अमाउंट दे देगा। इस अमाउंट को दोनों स्टूडेंट आपस में डिसाइड करेंगे। तभी मिंग एकदम से अपना हाथ उठाता है और कहता है मेरे को इस नियम के अंदर थोड़ा सा बदलाव करना है। जिसमें ग्रिफिन थोड़ा गुस्सा हो जाती है। वो मिंग से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नियम बन चुके हैं, अब कोई भी नियम बदल नहीं सकता है। अगर तुम्हें किसी भी नियम से कोई भी दिक्कत है तो तुम अपनी जगह छोड़ सकते हो। तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं है कि तुम इस लिस्ट के अंदर अपना नाम रखो ही। जैसे ही तुम हटोगे तुम्हारी जगह 10 स्टूडेंट और आ जाएंगे। तभी डॉन कहता है इस लड़के का हमेशा ऐसा ही है, इसको हर चीज से दिक्कत ही रहती है। तभी मिंग हंसते हुए ग्रिफिन से कहता है टीचर ग्रिफिन, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ। अभी आपने कहा हर स्टूडेंट केवल 3 बार फाइट कर सकता है, तो ये मुझे थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है। मैं तो चाहता हूँ मैं एक ही बार में 10 स्टूडेंट के साथ में फाइट करूँ और साथ ही मैं उन सभी स्टूडेंट को चैलेंज करता हूँ जिनका नाम इन लिस्ट के अंदर है। क्योंकि मैंने एक स्पेशल स्किल सीखी है, मैं अपनी स्किल को सभी स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता हूँ। इसलिए रूल्स के हिसाब से 10 स्टूडेंट्स एक साथ मुझसे फाइट करो। अगर मैंने 10 स्टूडेंट को हरा दिया तो हर एक स्टूडेंट मुझे अपने पास से 3000 मोस्टर कॉइंस देगा। और अगर तुम सभी ने मिलकर मुझे हरा दिया तो मैं सभी को 3000 मोस्टर कॉइंस दूंगा, यानी कि 30,000 मोस्टर कॉइंस। तुम सभी उसे आपस में बांट लेना। जब मिंग की इस बात को टीचर ग्रिफिन सोचती है तो वो सोचने लगती है मिंग ने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मिंग अकेले इन 10 स्टूडेंट्स को हरा पाए। मिंग की केवल 35 मेन वेसल्स ही ओपन हुई है और मैंने ये भी सुना है मिंग ने कुछ सपोर्टिव वेसल्स को भी ओपन कर लिया है। लेकिन फिर भी इसकी मदद से वो इतना ताकतवर नहीं हो पाएगा कि इन सभी स्टूडेंट्स को हरा पाएगा। फिर टीचर ग्रिफिन मिंग से कहती है मिंग एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें एक बात तो पता है ना, मार्शल कोर्स के TCB टेस्ट के अंदर हम किसी भी स्टूडेंट को किसी दूसरे स्टूडेंट को मारने की परमिशन नहीं देते हैं। मिंग कहता है मुझे पता है और आपका मुझे याद दिलाने का शुक्रिया। मैं इस सारे रूल्स का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। मुझे अपनी लिमिट टाइप स्किल के ऊपर पूरा भरोसा है। फिर मिंग उन सभी स्टूडेंट से कहता है 10 स्टूडेंट्स जो कि मुझसे फाइट करना चाहते हैं आगे आ जाएं। ये सब डुआन मिंग के पास में आता है और उसे कहता है मिंग तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं वैसे भी तुमसे फाइट करना चाहता था, अब मेरे पास में मौका है, चलो फाइट शुरू करते हैं। ये सुनकर मिंग डुआन से थोड़ा दूर उछलता है, जमीन पे बैठता है और फिर कहता है अब तुम सब देखो एक फ्यूचर की टेक्निक को जिसका नाम लिमिट टाइप फ्लो है। इसको देखने के बाद में तुम सब भी इसके फैन हो जाओगे। ये कहते हुए मिंग अपनी स्किल को यूज करने लगता है। चारों तरफ काफी तेज हवाएं चलने लगती है। डुआन सोचने लगता है ये सब क्या है, कितनी देर से लिमिट टाइप करे जा रहा है, ऐसी कैसी स्किल है ये जिसके ऊपर इसे इतना भरोसा है। तभी मिंग अपने हाथों में पावर इकट्ठा करके डुआन की तरफ बढ़ने लगता है। डुआन मिंग को आता हुआ देख लेता है। डुआन भी अपने हाथों में पावर इकट्ठा करता है और बहुत ज्यादा पावर इकट्ठा कर लेता है। डुआन उस पूरी पावर के साथ में मिंग के मुक्का मारता है, लेकिन मिंग बड़ी संजय साइड में होकर इस तरह को डॉच करता है और डुआन के ऊपर किसी भी तरह का अटैक नहीं करता। वो डुआन के पास से होते हुए बस भागते वहां चला जाता है। मिंग का अपने हाथों के अंदर पावर इकट्ठा करना वो भी पूरी तरह से एक दिखावा था। मिंग बस डुआन को दिखाना चाहता था कि वो मुक्का मारने वाला है, लेकिन मिंग का प्लान तो कुछ अलग ही है। डुआन मिंग को देखते रहता है। मिंग बिल्कुल भी डुआन की तरफ नहीं देखता, वो बस तेजी से वहां से भागता हुआ चला जाता है। किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होता है मिंग कर क्या रहा है, इसलिए कोई भी मिंग के रास्ते में नहीं आता। कुछ ही सेकंड्स में मिंग काफी दूर निकल जाता है। डुआन और साइड स्टूडेंट्स खड़े खड़े मिंग को देख रहे होते हैं। तभी एकदम से डुआन को समझ में आता है अरे वो अपन को बेवकूफ बना रहा है, वो फिर से हमें ट्रिक करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ो। उसने हमसे अभी तक केवल इतना ही कहा है कि वो हमसे फाइट करेगा और हारने के बाद में हम सभी को 3,000 मोस्टर कॉइंस देगा, लेकिन उसने अभी तक ये बताया ही नहीं कि फाइट कब और कहां पर होगी। और मुझे तो अब ऐसा भी लग रहा है ये लिमिट टाइप फ्लो जो देर से कह रहा था वो सबके सभी एक नाटक था। ये सब केवल इसका एक प्लान है ताकि वो यहाँ से भाग पाए और वापस जाके कोई दूसरा अच्छा प्लान बना सके। इसके बाद हम मिंग को देखते हैं। मिंग आराम से कहीं भी चल रहा होता है। मिंग सुपरफास्ट स्पीड से भागते हुए उन स्टूडेंट से काफी ज्यादा दूर आ गया है। मिंग हंसते हुए चलते हुए सोचता है मैंने डुआन और बाकी स्टूडेंट्स को कितनी बुरी तरह से बेवकूफ बना दिया। उनमें से किसी ने भी सोचा ही नहीं होगा कि मैंने अभी तक उनको टाइम और लोकेशन के बारे में नहीं बताया है, तो मैं फाइट करूंगा कैसे। जब मैंने वहां से भागना शुरू किया तो सबके सब कितनी बुरी तरह से चौंक गए थे। तभी मिंग के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। मिंग देखता है ये मैसेज जियान बो का है। उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है मुझसे जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर आके मिलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है।
इस मैसेज को देखकर मिंग का मुंह उतर जाता है। मिंग सोचने लगता है कि इतनी मुश्किल से तो थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है और उसके अंदर भी कोई ना कोई मुझे कुछ ना कुछ काम बोला देता है। इसके बाद मिंग उस हॉस्पिटल की तरफ चलना शुरू करता है। रास्ते में मिंग को एक दुकान दिखाई देती है जिसका नाम प्लांट जनरल स्टोर है। इस दुकान के अंदर एक स्पेशल फ्रूट बकेट होती है जिसपे डिस्काउंट होता है। मिंग उसे खरीद लेता है और फिर हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में मिंग को एक वीआईपी रूम दिखाई देता है जिसके बाहर पेशेंट का नाम लिखा है जियान बो। उस वीआईपी रूम को देखकर मिंग धीरे से अंदर की तरफ झाड़ने लगता है। तभी अचानक से कोई उसे कंधे पर आ सकता है और उसे कहता है मिंग तुम इस तरह से क्या देख रहे हो। मिंग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मिंग कहता है कौन है। तो मिंग साइड में देखता है, साइड में जियान बो खड़ा है। मिंग कहता है अच्छा तो आप है, मैं देखा पता नहीं कौन आ गया। फिर मिंग जियान बो की तरफ वो फ्रूट बकेट पकड़ा देता है। जियान बो कहता है ये सब क्या है। मिंग कहता है देखिए ये सारे फ्रूट्स है, इसके अंदर ब्लू कलर के एप्पल है, पर्पल कलर के वाटरमेलन्स है। जियान बो कहता है इसमें केवल एक चीज है जो कि नॉर्मल है, ऑरेंजेस। ये दिखने में एकदम नॉर्मल जैसे ही लग रहे हैं। ये कहते हुए जियान बो उस ऑरेंज को उठाने लगता है। तभी अचानक से उस ऑरेंज का मुंह खुल जाता है और वो ऑरेंज जियान बो के हाथ पे काटने की कोशिश करता है। जियान बो जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ करता है और मिंग से पूछता है ये सब क्या है, ये ऑरेंज मुझे काटने की कोशिश क्यों कर रहा है। मिंग हंसते हुए कहता है ये सारे नॉर्मल फ्रूट्स नहीं है, इन सभी को प्लांट कोर्स के स्टूडेंट से बनाया है, मैंने इन्हें आपके लिए खरीदा है। इन सभी के अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस है। ये सुनकर जियान बो मन ही मन मिंग को गालियां बकने लगता है और फिर मिंग से कहता है तुमने पहले खुद के लिए बहुत सारी मुसीबतें बढ़ा ली है और मत बढ़ाओ। मिंग कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैंने किसी के लिए भी कोई मुश्किलें नहीं बढ़ाई है, मैं केवल वही कर रहा हूँ जो कि एक स्टूडेंट करता है, लर्निंग, प्रैक्टिसिंग और उस प्रैक्टिस को फाइट करके चेक करना कि हमने कितना सीखा है। जियान बो कहता है तो तुम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, तुम्हें पहले टेमर कोर्स के 10 स्टूडेंट और फिर उसके बाद में मार्शल कोर्स के 10 स्टूडेंट के साथ में फाइट करने की जरूरत नहीं थी। जब भी मिंग ये सुनता है मिंग और भी अच्छी तरह से हंसने लगता है। मिंग के मुंह पर एक केवल से स्माइल होती है जिसे देखो जियान बो कहता है इस तरह से हंसना बंद करो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है तुम्हारी हरकत की वजह से पहले ही टेमर कोर्स के स्टूडेंट बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हो और अब मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स को भी तुमने नाराज कर दिया है। अगर तुम किसी तरह से इन फाइट्स में जीत भी जाते हो तो ऐसा हो सकता है इन दोनों कोर्स के सारे स्टूडेंट तुमसे एक साथ फाइट करने के लिए आ जाएं। जब सैकड़ों स्टूडेंट तुम्हें घेर लेंगे और पीटने की कोशिश करेंगे तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मिंग कहता है तब के लिए भी मैंने एक सीक्रेट अटैक बचा के रखा है, मैं वहां से भाग जाऊंगा। लिमिट फ्लो अटैक मोड स्पेशली इसी के लिए है ताकि हम जल्दी से जल्दी भाग जाएं, कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। जियान बो कहता है तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, जब तुम इस तरह से इस स्किल को प्रमोट करते हो मेरे अंदर भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा आराम से सही तरह से इस काम को करना चाहिए। मिंग कहता है अब इसका टाइम नहीं है, इस स्किल को डेवलप करने में पहले ही कई सारे लोग अभी जान गंवा चुके हैं, इसी वजह से जरूरी है इस स्किल को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्किल को सीखकर खुद की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लें। जियान बो कहता है अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हें स्मार्ट कहूँ या फिर स्टूपिड। चलो मुझे एक बात का जवाब दो, टेमर कोर्स की स्टूडेंट वो तुमसे बात करने के लिए आई थी और ऐसे ही बात करते हुए तुम काफी दूर तक निकल गए थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। टेमर कोर्स के स्टूडेंट मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ टीचर्स को ये अच्छा ना लगे, तुम ये सब करके बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। मिंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने प्रिंसिपल से बात करने के बारे में सोचा है, अगर वो मेरी बात को ठीक तरह सुनेंगे तो वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। जियान बो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है प्रिंसिपल से बात करने पर कि सारा मैटर अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम लिमिटेड अटैक मोड को काफी लंबे टाइम से जानते हो, तुम्हें पता है इस तरह कैसे प्रमोट करना है और किस किस से तुम्हें सपोर्ट की जरूरत होगी। जिसको मिंग सोचने लगता है इनको पता कैसे चल गया, अब तो मैंने ये भी नहीं कह सकता कि मैं रीइंकार्नेशन होकर यहाँ पर आया हूँ और मुझे काफी लंबे टाइम से पता है कि स्किल को कैसे सीखते हैं। फिर मिंग जियान बो से कहता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अगर हम कोई स्किल को सीखें और सबसे बड़े टीचर से मदद की जरूरत हो तो हर कोई प्रिंसिपल पास ही जाएगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है। जियान बो कहता है तुम्हारा जॉब मुझे ठीक लग रहा है, चलो ठीक है अब जाओ जाके प्रिंसिपल से बात कर लो, प्रिंसिपल इसी वीआईपी रूम के अंदर है। जो सुनकर मिंग बहुत चौंक जाता है। मिंग चिल्ला के जियान बो से कहता है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम इतनी देर से बाहर चिल्ला के उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तभी जियान बो रूम का गेट खोलता है, मिंग और जियान बो उस रूम के अंदर जाते हैं। मिंग बहुत ज्यादा नर्वस होता है, मिंग सोचने लगता है प्रिंसिपल अंदर बैठे हुए हैं, मुझे उनको बिल्कुल ठीक तरह से सबको समझाना होगा, इस टाइम पर नर्वस होने का समय नहीं है। तभी प्रिंसिपल मिंग से बताता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम काफी टाइम से काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आ जाओ यहाँ के बैठ जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो। मिंग वैसा ही करता है, मिंग उस प्रिंसिपल के पास में बैठ जाता है, सामने टीवी चल रहा होता है जिसमें शूटिंग से रिलेटेड कुछ दिखा रहे होते हैं। प्रिंसिपल से देख के कहता है तुम्हें ये बिल्कुल बेकार सा लग रहा होगा, इसे देख के बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो। मिंग कहता है मुझे लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही मशीनों का यूज कर रहे हैं, निशाना लगाने के लिए भी इन्होंने मशीनों का यूज किया है, इससे अच्छा अगर हम स्किल्स का यूज करते तो मशीनों का खर्चा ही बच जाता और दूसरा हम एक शानदार स्किल सीख जाते जो कि किसी भी तरह की फाइट के अंदर बहुत काम आ सकती थी। इसके बाद में प्रिंसिपल और मिंग के बीच में
उस लिमिट टाइप फ्लो के बारे में बात होने लगती है। प्रिंसिपल मिंग से कहता है जब एक जंगल के अंदर होते हैं तब बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स तुम पर अटैक कर सकते हैं। उस टाइम पर तुम्हारा लिमिट टाइप फ्लो तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर काफी छोटे छोटे अटैक्स हैं। इसकी वजह से तुम भाग पाओगे लेकिन उस मॉन्स्टर को मार नहीं पाओगे। मिंग कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी मेरे को लिमिट टाइप की ज्यादा स्किल्स नहीं आती है, लेकिन जब मैंने सीख जाऊंगा तब ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी। उस टाइम पर मैं अपनी पावर यूज करके मॉन्स्टर को मार भी पाऊंगा। हमें बिल्कुल भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंसिपल कहता है तुम्हारा जॉब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, चलो अब प्रूफ करो तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। जो कहते हुए प्रिंसिपल अपने को स्किल यूज करता है, जिससे मिंग और वो प्रिंसिपल किसी अजीब जगह पहुंच जाते हैं। मिंग को अपने सामने प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पीछे एक बहुत बड़ा टर्टल दिखाई देता है। मिंग उसे देख के बहुत चौंक जाता है। मिंग सोचने लगता है मुझे यहाँ पर ये टर्टल कैसे दिखाई दे रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, जिससे देखकर मेरे को लग रहा है मैं एक इल्यूजन में हूँ, लेकिन मैं इसमें बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। मिंग ये सोच रहा होता है तभी वो टर्टल मिंग के ऊपर अपने पाँव से अटैक कर देता है। मिंग अपने हाथों से उस पाँव को पकड़ लेता है और फिर सोचने लगता है ये सब बिल्कुल भी इल्यूजन नहीं है, ये सब बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। मेरे को इस टर्टल का ही दबाव फील हो रहा है। तभी वो टर्टल अपने पाँव के वजन और ज्यादा बढ़ाने लगता है। वो मिंग को पूरी तरह से दबा देता है। मिंग सोचने लगता है मुझे हर हाल में इससे फाइट करनी होगी, साबित करना होगा लिमिट टाइप फ्लो कितना ताकतवर है। इसके बाद मिंग अपनी फुल फोर्स का यूज करता है और एक ही झटके में जोर से खड़ा होकर उस टर्टल के उस पाँव के चित्र उड़ा देता है। उस टर्टल के पाँव के ऊपर की ऊपरी सतह हटने लगती है। इसी के साथ वो इल्यूजन भी खत्म हो जाता है। प्रिंसिपल मिंग से कहता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया, अभी जो तुमने देखा वो एक सोल बीस्ट है, तुमने उसके साथ में काफी अच्छी फाइट की, मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। ये कहते हैं प्रिंसिपल जाने लगता है। मिंग कहता है जवाब तो दीजिए, क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे। प्रिंसिपल इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहता, वो बस इतना कहता है लेट्स सी। यही कहते हुए प्रिंसिपल वहां चला जाता है। मिंग भी उस रूम से बाहर निकलता है। मिंग के पीछे जियान वो खड़ा होता है। जियान वो मिंग से कहता है तुम काफी किस्मत वाले हो, ऐसा बहुत कम होता है प्रिंसिपल खुद किसी को मिलने के लिए बुलाते हैं, उन्होंने तुम्हें बुलाया, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है। वैसे तुम्हें पता तो है ना तुमने 10 लोगों को चैलेंज कर रखा है, इसी वजह से उस लिस्ट के अंदर भी तुम्हारा नाम पेंटिंग के अंदर हो चुका है। अब तुम्हें फाइट करनी होगी, उस फाइट में जीतने के बाद ही तुम्हारा नाम कंफर्म होगा, और अगर हार गए तो नाम रिप्लेस हो जाएगा। ये सुनकर मिंग तेजी से हंस जाने लगता है। जियानो मिंग से कहता है अब तुम क्या करने वाले हो। मिंग कहता है इस फाइट को पहले कंप्लीट करूंगा, इसके बाद में डुआन लिन और बाकी के सभी समझ जाएंगे लिमिट टाइप फ्लो कितना ताकतवर है। जहाँ सीन शिफ्ट होता है, हम डुआन लिन को देखते हैं। डुआन लिन अपने रूम के अंदर सोया हुआ होता है। तभी डुआन लिन के फोन पे कॉल आता है, जिससे डुआन लिन की आँख खुल जाती है। डुआन लिन बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फोन उठाता है और चिल्लाए कहता है कौन फोन कर रहा है मेरे को, अगर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो मैं फोन में घुस के मारूंगा। इस टाइम पर कॉल करने का कोई जरूरी कारण होना चाहिए। कॉल पे बंदा बोलता है सुनने में आया है मिंग फाइट को शुरू कर दिया है, उसने कुछ स्टूडेंट से फाइट की है और उनको हरा भी दिया है, आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, वो कभी भी आपके पास में पहुंच सकता है। तभी डुआन को वहाँ पर कोई अजीब सी स्मेल आने लगती है। डुआन फोन को काटता है और फिर सोचने लगता है ये अजीब सी स्मेल कैसे आ रही है, चल छोड़ो मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए, वो लड़का यहाँ पर आता होगा, बस मेरे को थोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। जिससे डुआन पहले अपने कपड़े पहनता है और फिर अपने जूते पहनने लगता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है। हम देखते हैं डुआन के जूतों के अंदर कुछ छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं जो कि डुआन के पैर पे चुप गए हैं। उन कांटों को देखकर डुआन समझ जाता है ये सारी हरकत मिंग की है। डुआन अपने फोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तभी डुआन की गर्दन के ऊपर एक चक्कू हो जाता है। मिंग डुआन के ठीक पीछे बैठा है। मिंग डुआन से कहता है मैं जीत चुका हूँ। डुआन कहता है क्या यही है तुम्हारा लिमिट टाइप फ्लो, इस तरह से छुप के किसके ऊपर अटैक करना। मिंग कहता है ये तो सोचने का तरीका है, वैसे तो मेरा लिमिट टाइप फ्लो बिल्कुल ऐसा ही है, मैं अपने लिमिट टाइप फ्लो का यूज करके बिना किसी तरह की आवाज किए कहीं पे भी जा सकता हूँ, किसी को भी पता नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पर हूँ। इसी तरह से मैंने 6 स्टूडेंट्स को हरा दिया है। इसी लिमिट टाइप फ्लो का यूज करके मैं 9 मंजिल तक एक पाइप की मदद से चढ़ गया, उसके बाद में एक छोटी सी खिड़की का यूज करके एक रूम के अंदर घुस गया और फिर केवल एक ही अटैक से एक स्टूडेंट को हरा दिया। डुआन फाइट करने का तरीका बदल चुका है। पहले जब फाइट होती थी तो फाइट के बाद में हमें थोड़ा टाइम मिल जाता था, कोई और होता था जो कि हमारी जगह लेता था, उस टाइम पर हम आराम कर लेते थे, लेकिन आगे ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी फाइट के अंदर हम पूरी से अकेले हों, मॉन्स्टर्स हमें ढूंढ रहे हों, वो हमें ढूंढते वक्त ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, वो जैसे ही हमें देखेंगे तुरंत मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें हर समय अलर्ट रहना होगा और हर एक मौका देखना होगा जिस तरह से हम किसी मॉन्स्टर को मार सकें और खुद को ज्यादा से ज्यादा जिंदा रख सकें। डुआन मुझे पता है हम दोनों में काफी लंबे टाइम से लड़ाई चल रही है, केवल एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम मेरे से बहुत ज्यादा नाराज हो, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम मेरे से हार चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हें लिमिट टाइप फ्लो सिखाऊंगा, इसके बदले में हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये कहते हुए मिंग डुआन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। डुआन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस लिमिट टाइप फ्लो अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मुझे तुम दोनों से नफरत है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, ये सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी मिंग एकदम से वापस से डुआन के पास में आता है और उसे कहता है तुमने अब दूसरे तरीका यूज करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। ये कहने के बाद मिंग अपनी तलवार निकाल लेता है और जोर से डुआन के ऊपर अटैक कर देता है।
चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। मिंग का ये वाला अटैक डुआन की गर्दन पे हो रहा होता है। गर्दन में से लगातार खून बह रहा है। मिंग डुआन से कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड हो। हमारे बीच में वो लड़ाई 2 महीने पहले हुई थी। 2 महीने पहले वो टेस्ट हुआ था जिसमें गलती तुम्हारी थी। इसके बावजूद भी तुम मुझ पर गुस्सा होकर बैठे हो। मैंने सोचा था जैसे टाइम बीतता जाएगा